चलिए जी करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर हमने अभी हेड्स ऑफ इनकम के नाम लिखे थे और बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से बात की, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। आज उसी को आगे कंटिन्यू लेते हुए, जैसे आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में जो मैं बात कर रहा था आपसे, स्लैब रेट्स एक वर्ड है हमारे पास, कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। आज उसका राइटिंग पार्ट कंटेंट करते हैं। होपफुली सही रहा तो अगली क्लासेस में, अगली क्लास में फ्राइडे मैं आपको उसका न्यूमेरिकल भी करवा दूं। जो मेरा एक हमेशा एक शीट बनी हुई है उसके अंदर 15-16 क्वेश्चन रखता हूं मैं, जिसके अंदर आपके बुक के क्वेश्चन भी लेके चलता हूं मैं। उसमें 2 ही हैं, ज्यादा नहीं है, पर उन्होंने कई अजीब सी फिगर टाइप कुछ वर्ड्स हैं वो आपको लिखवाते हुए आज कवर करते हुए, और बेसिक थ्योरी भी दिखाते हुए कि क्या है पहला चैप्टर, क्या कहता है उसके अंदर ना, वही कि बेनिफिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्स के, क्यों आया डायरेक्ट टैक्स, कैसे लगाया गया। पर मेन लॉजिक हमारा रहता है अकॉर्डिंग टू द पेपर प्रेजेंटेशन, कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो वही राइटिंग पार्ट आज कवर करेंगे। तो फटाफट ओपन करते हैं। तो कल हमने आई थिंक सो लास्ट क्लास में, फटाफट देखेंगे स्क्रीन की तरफ, हमने लिखा था टैक्सेशन, अगर आपको वेरी क्लियर हो तो। इसके कितने पार्ट थे जी हमारे पास? 2। एक था डायरेक्ट टैक्स और कौन सा? इनडायरेक्ट। हम कौन सा कवर कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। पेपर में आपको ये 80 मार्क्स का है, अगेन 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट। पेपर का पैटर्न मैं आपको बता चुका था, अगेन सेम 30 अपने 20 मार्क्स के, वो 5-5 के जो क्वेश्चन आते हैं, 6 आपको अपनी चॉइस के क्या करने होते हैं, 4 2 अपनी चॉइस के आपको छोड़ने हैं, मे बी थ्योरी में भी न्यूमेरिकल कैसा आएगा। 15-15 नंबर वाले सेम है, और पैटर्न भी आज आपको डिसाइड करवा दूंगा कि हमारे पास पहले यूनिट में, या आप सेक्शन वाइज बोलते होंगे शायद, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बोलते होंगे, तो सेक्शन बी में जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो कौन से चैप्टर में से आएंगे, क्लियर कट है। देखो मजेदार चीज तो ये है, हमारे सिलेबस में बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं कितने चैप्टर्स हैं, 11-12 चैप्टर्स आते हैं। मेनली मुझसे सुनोगे चैप्टर सिर्फ 7 है, अगर आप सही सुनोगे मुझसे। 5 तो यही बैठे हैं आपके सामने, 5 तो ये हैं। पर इसका एक प्लस पॉइंट है, इस सिलेबस का एक प्लस पॉइंट है क्या, अकाउंट्स में क्या होता है कि हम कोई भी टॉपिक में रनिंग में बैठ जाते हैं, कई बार डेबिट क्रेडिट चल रहा होता है, आगे पीछे का वर्ड समझ लेते हैं। इसमें भी एक प्लस पॉइंट है, अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन करना चाहता है, किसी का कोई टॉपिक रह जाता है, तो उसको मैं अदर हेड ऑफ इनकम में बिठा सकता हूँ। बट अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं करने, तो इसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए जर्नी है। कम से कम फर्स्ट 3 चैप्टर्स वी हैव टू फर्स्टली कंप्लीट। उसके अंदर आपका एक न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा, 2 थ्योरी भी तैयार हो जाएंगे बातों बातों में, तो आप काफी सेफ हो जाएंगे। इतने में आई थिंक सो एमएसटीज भी आपके आते होंगे कुछ बीच में, आई थिंक सो सितंबर अक्टूबर, चलो अलग अलग होते हैं, किसी के सितंबर, किसी के बैक टू बैक होते हैं एसडी के, आई थिंक ऐसा होता है किसी का, किसी के 40 मार्क्स के होते हैं, किसी के 50, किसी का 80, किसी का 20। तो जो भी आपका पैटर्न रहे, चांसेस तो रहेगा लाइन वाइज। कोई टीचर क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाता कि वो कैपिटल गेन स्टार्ट कर देगा, नेवर बी। ये अदर सोर्स स्टार्ट कर देगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। वो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, देन इट्स एग्रीकल्चर इनकम। अब देखो चैप्टर नंबर 2 है एग्रीकल्चर, पर मैं पहले नहीं करा सकता जब तक आपको बाकी हेड्स ऑफ इनकम के बारे में पता नहीं चलेगा। सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, पहले 4 करा सकता, क्योंकि 5th क्वेश्चन में जो टर्म आएगा वो पहली बार पढ़ाऊंगा ही कब, कैपिटल गेन के अंदर। तो बच्चा अगर कहता है सर ने क्वेश्चन नहीं कराया, मैं कहा मैं करवा देता हूँ, फिर तुझे याद करना पड़ेगा। याद करना है तो बता दे, समझना है तो वेट कर, कैपिटल गेन समझ ले, चाहे 2 दिन समझ ले, 3rd डे तो खुद कहेगा अच्छा ये था, बोला अब तब कह रहे थे इसको ऐड करना है। मतलब लर्निंग परस्पेक्टिव से थोड़ा दूर रहेंगे, क्लियर हो गया। और आज मैं आपका व्हाट्सएप नंबर भी एक बार ले लूंगा, ग्रुप बना लेते हैं एक बार, ठीक है। और ग्रुप के अंदर जो मेरे अब तक के 3-4-5 लेक्चर्स होंगे, मैंने अपना कोर्स पब्लिश कर दिया है ऐप के ऊपर, आपको बताया जाएगा। आप एंड्रॉयड या एप्पल जो भी फोन यूज करते होंगे, मैं आपको दोनों बता दूंगा। अगर एप्पल फोन है तो क्लास प्लस ऐप का नाम आपने सुना होगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर एंड्रॉयड फोन है तो एस डी कॉमर्स, क्लियर, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 50 रुपीज की उसकी पेमेंट है, अपने बच्चों के लिए 50 रुपीज की पेमेंट है, वही आप परचेज करेंगे बाय यूपीआई, बाय जीपे, जो भी होगा। और उसी से वो आपकी ऐप लैपटॉप पे भी चल जाएगा और मोबाइल पे भी चल जाएगा। मतलब लैपटॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके लिए ओनली गूगल। गूगल पे आपने जाना है web.classplus.com, आपने सर्च करना है, आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, ओटीपी आएगा, फिल करना है, देन वही क्लासेस आपके रिज्यूम हो जाएंगी लैपटॉप पे। मतलब अभी कभी लैपटॉप पे देखना हो, वरना ऐसा जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कमिंग फॉर फेस टू फेस। एंड एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, कौन सा डेली क्लास है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इतने में मैं अपनी तरफ से क्लास अपलोड करके साथ के साथ, वैसे तो मेरा सेम डे प्रोसेस होता है ये आपके सामने यहाँ बैठ के 15-20 मिनट में क्लास अपलोड कर देता हूँ, साथ के साथ कन्वर्ट हो जाती है मेरे पास, डन। आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, मतलब वो इशू नहीं है, ठीक है। मोबाइल पे भी चला सकते हैं एंड लैपटॉप पे भी। तो आज का राइटिंग पार्ट,
तो कल हमने इनकम टैक्स में ये तो पढ़ लिया, सरकार टैक्स लेती है, क्यों लेती है, क्या इसके सोर्स थी, क्या इसकी बातें थी। तो अब हमने पहला वर्ड ये सोचा सर, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या पढ़ा जी, इनकम। तो सरकार इनकम का मतलब क्या समझती है? सरकार कहती है मैं तो ये सोचती हूँ लोग सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 5 तरह की इनकम कमा सकते हैं। अब मैं सबसे सुनूंगा तो 140 करोड़ लोगों में तो सबकी इनकम की परिभाषा अपनी अपनी है जी। मैं तो यहाँ से कमाता हूँ, मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तो ट्यूशन कमाता हूँ, मैं ये भी तो इनकम है। अब मैं ट्यूशन को कहाँ कवर करूं, मैं तो यहाँ फंस जाऊंगा। मैं भी ट्यूशन जा तो तेरा अदर सोर्स होगा या तेरा बिजनेस होगा। मेरा बिजनेस है, मेरा प्रॉपर एक ब्रांड नेम के अंडर रजिस्टर्ड है, तो मेरा बिजनेस बन जाता है। जो गली मोहल्ले में दीदी सर पढ़ा रहे हैं, कोई अनरिकॉग्नाइज्ड है, कोई नाम नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1000 2000 3000 फीस लेके पढ़ा रहे हैं, इनकम तो वो भी कमा रहे हैं। तो वो किसके अंदर दिखाएंगे? वो जाएंगे अदर सोर्स के अंदर। की मैं तो पढ़ता हूँ जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, साथ साथ में पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत। मान लो मैं कहूंगी बीएड की कोई प्रैक्टिकल फाइल्स, +2 में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, या 10th क्लास के बच्चों के या कोई असाइनमेंट्स होती होंगी, या ये कहते हैं उनको मिलते हैं बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलते हैं, जो भी फंक्शन वगैरह मिलता है बनाने के लिए, वो मैं तैयार करता हूँ जी। अब मॉडल्स हम बोलते थे उसको, साइंस मॉडल्स हम बनाते थे, बाहर से बनवाते थे। तो अपने तो कभी समझ नहीं आया, तो वही किसी और होता था, तो अपने बाहर से बनवाए 200 500 1000 रुपए देके। जो बंदा वो काम कर रहा है वो कहाँ इनकम दिखाएगा? तो इतने में एक डाउट आता है पर्सन का, बच्चे का, नहीं सरकार उस पर नहीं भी नजर रख रही है सर? मैं 10 15 20 हजार रुपए महीना कमाता हूँ, साल का 2,40,000 नहीं रख रही है। आज बता दू क्लियर कट। जैसे मैंने आपको बताया इनकम के बारे में, बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके दिमाग में जाएगी वो एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी नहीं ले सकते, हाउस प्रॉपर्टी। आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं, उसके ऊपर कोई फ्लोर भी होंगे, मान लीजिए 1 या 2 फ्लोर है। मान लो मेरा पंचकुला में घर है और उसकी 3 फ्लोर है, एक फ्लोर में मैं रहता हूँ। ऊपर की 2 फ्लोर मैंने किस पे दी हुई है? रेंट पे। बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन लाइफ का क्वेश्चन है, हाँ हो सकती है, इसमें क्या खास बात है। रेंट भी आता है अच्छा खासा, मतलब 15,000 रुपए रेंट। एक फ्लोर से, 2 फ्लोर से कितना हो गया? 30 इंटू 12, पूरे साल का कितना हो गया? 360। बच्चे का डाउट ये है, या क्लाइंट का डाउट ये होता है कि सरकार को इतनी तो खबर है कि मेरे 3 फ्लोर हैं। सोचो बात को, क्योंकि सरकार को खबर देने वाला है कौन? पहली बात, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री में रजिस्ट्री कराई है, 3 फ्लोर बनाए हैं, लोन लिया होगा, और क्या। और वो भी खबर कहां से कहां फैला देंगे? इतनी कौन सा नेटवर्किंग होगी कि एक बंदे को खबर दो सब जगह फैल रही है? ये भी नहीं कि आधार कार्ड से लिंक्ड है, हर चीज फैल गई। चलो 3 फ्लोर की खबर फैल भी गई, ये किसने बता दिया रेंट पे भी है? ये तो नहीं पता ना, खाली भी हो सकते हैं मेरे भाई, खाली भी हो सकते हैं। मैं कहा हाँ तो सही है तेरी, खाली भी हो सकते हैं। और मैं कहा जब तुझे रेंट आएगा तू सरकार को बताएगा। आप कहेंगे मैं क्यों बताऊंगा, मैं पागल हूं कि मेरी 3,60,000 इनकम है, सरकार उस पर नजर लगाएगी कि हाँ तू कमाता है और तुझे टैक्स देना पड़ेगा। वही 3,60,000 तो रेंट आता है किससे? प्रॉपर्टी। तो मैं भी तो कुछ करता हूँ, 2 2.5 3 4 लाख कुछ तो कमाता हूँ, और इनकम फिर बढ़ जाएगी, 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा ही। मैं क्या हाँ ना बताओ? कहते कुछ भी होगा। मैं कुछ भी नहीं होगा। मैं निर्मला सीतारमन कोई चेक कर थोड़ा कर रही है हर बंदे का घर जाके, उसको खबर मिल जाती है ये किराया माता जी, कोई ऐसी बात थोड़ा हो रही है। कहते फिर मैं क्यों बताऊंगा? मैं क्या व्हाइट इनकम। अब कहते अब ये क्या समस्या है? मैं क्या मैं सही कह रहा हूं, आपका घर किराए पे है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम कर देना, अपने टेनेंट को कह देना क्या चीज, ये रेंट चाहिए मुझे किसमें? बात खत्म, समझ आ रहा है हम लोग तो। ये रेंट चाहिए मुझे किसमें? कैश में। तो निर्मला सीतारमन को सुपना भी नहीं आ रहा कि आपके 3 फ्लोर है, 2 किराए पे, अच्छा खासा रेंट कमाते हो, खाते हो, किसी को पता भी नहीं है, और कैश में ही आएगा, कैश में अपन खा जाएंगे, शाम को घंटे जाएंगे शॉपिंग बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने खर्चे पानी, फ्रूट्स वेजिटेबल, छोटे मोटे नौकर चाकर आते हैं उनको कैश में पेमेंट बांटेंगे। छोटे तेरे कैसे बनते हैं? 12,000 ये कैश लेके जा। तो बाबू जी बल्कि आप पहले जीपे करते थे, मैं ना कैश लेके जाएगा। कारण क्यों? इनकम ही किसमें आ रही है? कैश में। तो खर्च भी किसमें करो? कैश में। तो आई थिंक सो जीरो इसलिए मैं क्यों बताऊंगा सरकार को? मैं क्या कल को अगर तुझे लोन लेना पड़ गया, मैं क्या पहले दिन तो किसी को समझ भी नहीं होता कि मैं क्यों लोन लूंगा। मैं क्या पहले दिन तो सबको ऐसी लगता है मैं ही क्यों करूंगा। मैं 6 महीने बाद खुद कर रहे होते हो, हाँ मैं ही करूंगा, इतने में चेंज हो जाते हैं। कारण मैंने कभी सोचा था लोन लूंगा? नेवर भी, कभी भी नहीं सोचा होगा। और रिटर्न भरता था वही टैक्स बचाने के चक्कर में, अजय बढ़िया 2 2.5 3 लाख रुपए कि टैक्स ना बने, बस 2 2.5 लाख रुपए। जिस दिन लोन लेने गए उन्होंने लोन लेने के जवाब दे दिया, कहते आपकी तो रिटर्न ही नहीं है, आप तो कमाते ही 2 लाख रुपए, क्या आपको लोन देंगे? आप आपको 20 लाख लोन देके मरना है। अभी आप हमारे चक्कर लगा रहे हो, फिर हम आपके चक्कर लगाएंगे कि प्रभु लोन लेके थे कहाँ गए होगे। तो मुझे लोन कोई देगा ही नहीं। तो मैंने पहले सिस्टम ठीक किया, कैसे? अपनी रिटर्न्स को
बढ़ाया, इंक्रीज किया, सरकार को इनकम दिखाई 3,60,000, अगले साल 4 लाख है, 5 लाख के नीचे ही, पर इनकम बढ़ते हुए दिखा रहा हूं, 4 लाख, 420, 450, फिर 520 भी कर दी, वही 30,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया अगेन नीचे, पर सरकार तो इनकम देखती है ना। अब सरकार ने देखा साहिल सर की इनकम बढ़ती जा रही है, तो ये लोन के लिए एलिजिबल, बोलते नहीं क्रेडिट स्कोर, एक वर्ड बोलते हैं आप लोग, वही चीज तो है। और रिटर्न ऑफ इनकम से उन्होंने क्या लेना है, कागज तो है। सैलरी वाले की 15,000 सैलरी रख दो जी, 1 मिनट से पहले उसको लोन होता है, मुझे नहीं होगा, मगर मैं करोड़ों कमाता हूं, कारण मेरी रिटर्न में इनकम ही नहीं है। उसकी सैलरी पक्के में आती है 6 लाख, मुझे उससे पहले लोन हो जाएगा उसका, मुझे लोन नहीं देंगे बंकरे, चाहे मैं दिखा दूं ये देखो कितना कैश पड़ा, हम नहीं मानते चोरी का है, वो मेरी बात ही नहीं मानेंगे। उसका रीजन सिर्फ एक है, उसकी सैलरी इंप्रूव है, फिर मुझे भी इंप्रूव आना पड़ा। दूसरी एग्जांपल, टर्म इंश्योरेंस लेना था, जो कल बात कर रहा था मैं, करोड़ रुपए की, मुझे कहते जी आपको तब मिलेगा अगर आपकी एवरेज इनकम 3 साल की 5 लाख हो। अब एवरेज इनकम 5 लाख होने का मतलब 3 साल की, 3 साल का टोटल 15 लाख हो, तभी 3 से डिवाइड करूंगा 5 लाख आएगा। मैं क्या, मैं तो भरता हूँ 2.5 लाख, हार्ट वाली 280, तो मेरी तो उम्र बीत जाएगी जब तक टर्म इंश्योरेंस लूंगा, और कब तक इंक्रीज करूंगा, फिर एकदम से इनकम इंक्रीज करना भी बुरी बात है। क्या हो गया भी तुझे ऐसा, एकदम पहले 3 लाख कमाता था, 8 लाख है, ऐसा क्या करने लगा, ऐसा क्या तू करने लग गया। फिर वो बैंक में भी दिखानी पड़ेगी, कैश नहीं दिखा सकते, तो ऐसा कौन सा काम करता है तू कैश ही लेता है, मतलब सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। पर पॉइंट ये है, मैं क्यों दिखा रहा हूं व्हाइट मनी, मैंने अभी कहा लोन के लिए सरकार की नजर में दिखाना जरूरी है, साहिल सर की इनकम है, तो मुझे रेंट आता है, 1 मिनट जी, तो रेंट आता है, कैश आए तो कैश खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय चेक टेनर कहे जी नहीं मैं तो बाय चेक ही दूंगा, मान जाए, जब जीपे तो करूंगा, फिर मैं मुकर नहीं सकता, फिर मुझे रेंट इनकम दिखानी ही पड़ेगी। हाँ वो डिफरेंट चीज है, तो उसमें कितना फायदा हो सकता है मेरा, डिफरेंट कॉल है, बट मैं मुकर नहीं सकता। अब मान लो मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस भी मेरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी भी मेरी इनकम। तो एक बंदे ने पूछा क्या एक पर्सन की एक ही हेड में इनकम होगी, अगर नहीं सारे में करा दो, 4 तो पक्का। एग्जाम्पल दूं, आप बैंक में एफडी कराते हो, उस एफडी पे आपको क्या मिलता है, अदर सोर्स। आप प्रॉपर्टी लेके शेयर लेके बेच देते हो, उस पे क्या लगता है, कैपिटल गेन। मैं बिजनेस करता हूं एसडी कॉमर्स का, किसके आ जाऊंगा, पीजीबीपी। मेरा घर किराए पे भी है, किसमें आ जाऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी में अभी बाहर हूं, अभी के लिए हम मान के नहीं चलते, बट एज अ सैलरी भी हो सकता हूँ। एज ए स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाने जाता हूँ, 1 घंटा पढ़ाने जाता हूँ कॉलेज में, मुझे 15-20 हजार रुपये देते हैं, वो मेरी सैलरी भी है पार्ट टाइम। तो मेरे तो 5 हेड हो गए। तो मतलब ये डाउट भी बच्चे के मन में आता है, ये कैसे हो सकता है, क्यों आपके सामने दिखाया नहीं, मैंने बताया नहीं, आप कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं आजकल। बट पॉइंट ये कि मैं सरकार को क्यों बता रहा हूं, देखो कैश में जितना मर्जी काम करो आज के टाइम पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जिस दिन पैसे किस में आने शुरू हो गए, बाय चेक। और बाय चेक हमें वो एंट्री दिखानी ही पड़ेगी। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैंने इसके आगे आपको हेड्स ऑफ इनकम बता दिया, भी सेक्शन के नाम नहीं बता रहा, अभी रुकेंगे। अब अगला पॉइंट लिखो, हमने क्या लिखा था, 2 ईयर, कौन से बचे, प्रीवियस ईयर लिखिए, प्रीवियस ईयर। और आज स्लैब रेट्स लिख देंगे कि अगली क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखिए प्रीवियस ईयर, previous year is that year in which assessee, वर्ड ध्यान से लिखिएगा, ASSE assessee का मतलब है जी क्लाइंट। मैं, अगर आपके पास भी पैन कार्ड होगा, अगर है, तो आप लोग भी क्या हैं, असेसी, मतलब जो टैक्स दे सकते हैं। पैन कार्ड तभी बनाना, 18 से ऊपर हो गए। तो प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच असेसी अर्न्ड इनकम, अर्न्ड इनकम, मैं रिसीव नहीं कहूंगा बच्चे, समझदार बनिए। मैंने क्या कहा, अर्न, रिसीव करना डिफरेंट चीज है, कमाई हो, मिले ना मिले, उधार भी हो सकती है। मैंने आपको पढ़ाया, उधार कर लिया आपसे, 6 महीने बाद पैसे देंगे, दे देना, डेटर, डेटर्स आर देयर, पर कमाया तो इस साल ही है। मैंने आपको सामान बेचा इस साल, कौन सा ईयर चल रहा है, 24-25, पैसे डेटर को कह रखे, चल तू मेरा खास दोस्त है, 2 साल बाद दे दियो, क्या वो इनकम आज की है या 2 साल बाद की है, आज की है। सेल कब हुई, इस साल, हाँ लॉस पे बेचो डिफरेंट चीज है, अदरवाइज सेल आज की है। तो सिंपल वर्ड मैं लिखना चाहूंगा, ज्यादा थ्योरी में लिखता नहीं, बुक में सब लिखा पड़ा है, वी रीड फ्रॉम द बुक आल्सो। बट मीनिंग कोई पूछेगा, पता है प्रीवियस ईयर क्या होता है, सिंपल, प्रीवियस ईयर दैट ईयर इन विच ईयर वी अर्न्ड
इनकम, दैट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। अब दूसरा वर्ड कौन सा था, असेसमेंट, असेसमेंट। और मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा ऊपर ब्रैकेट में लिख लीजिए, आपके काम आएगा। प्रीवियस ईयर पक्का है आपके लिए, कौन सा, 23-24, नेवर बी चेंज्ड, नेवर बी चेंज्ड, कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ऑलवेज कौन सा होएगा, 23-24। अब क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय कौन सा बचे, असेसमेंट ईयर। तो मैं इसको कहना चाहूंगा इज दैट ईयर इन विच assessee paid tax on the earned income in previous year। आई थिंक सो समझ जाएंगे मेरी बात। असेसमेंट ईयर वो साल है जिस साल असेसी क्या करता है बच्चे, टैक्स पे करता है उस पैसे पे जो उसने कमाया था, किस साल, प्रीवियस ईयर। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए वाई चलता है इसका, मतलब पेपर में कहीं लिखा आ जाए घबराना मत। ए वाई कौन सा हुआ, 24-25। अब पेपर में ना बड़ा तंग करते हैं, क्वेश्चन देंगे कैलकुलेट टोटल इनकम, कैलकुलेट टोटल इनकम, कभी बोल देगा पी वाई 23-24, अगले क्वेश्चन में बोल देगा ए वाई 24-25। तो घबराइए मत, बात सेम है। बच्चा क्या कहता है, ये क्या चक्कर है यार, तो 2 मिनट वेट कर, प्रीवियस ईयर कौन सा, जिस साल का तो क्वेश्चन कर रहा है, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 1 ईयर अहेड। तो बच्चा कहता है मैं आपकी बात समझ गया, जो भी पैसा, आप सब लोग जितने बैठे हैं, जो भी पैसा हम इस साल कमाएंगे उसका टैक्स ऑलवेज किस साल देना पड़ेगा, अगले साल। तो बच्चा कहता है बढ़िया हो गया। जैसे इस साल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस ईयर पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा ईयर है, 24-25, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, 24-25। इस ईयर जो मैं आपसे फीस लूंगा, जो आपसे फीस लूंगा, इसका टैक्स मुझे किस साल देना है, अगले साल। कौन सा, 25-26 में। 25-26 में डेट फिक्स है, इसका भी कारण सुन लो, 25-26 में भी डेट्स फिक्स्ड है, ये नहीं जब मर्जी आ जाओ ना, डेट्स फिक्स्ड है, अभी आपको बताऊंगा। इतने में लिखिए जी एक्सेप्शंस, एक थ्योरी आपका और कवर कर देता हूं आगे हाथ, एक्सेप्शंस। अभी आप कहते हैं क्या हो गया, अभी तो हमने कहा कि प्रीवियस ईयर का टैक्स कब देना है, असेसमेंट ईयर, बट मैं बोल पड़ा जी इतने में है एक्सेप्शंस, 5 एक्सेप्शंस आर देयर। अब आप किसी से भी बात करेंगे सबको ओपनली बोल सकते हैं, आप साथ साथ सोचना कैसे चल रहा है कि सर ने भी पढ़ाया कि प्रीवियस 5 हेड्स ऑफ इनकम है, कौन कौन से, लाइन वाइज, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये हो जाएंगे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिर सर ने पढ़ाया प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस साल हम पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिस साल जो पैसा कमाए हुए पे टैक्स देते हैं। फिर सर कहते नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो होता ही है हर साल, बट 5 केस ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर बंदे के लिए, आपकी लाइफ में भी 5 केस ऐसे हैं जिसका टैक्स आपको अगले साल नहीं देना, उसी साल देना है जिस साल आपने पैसा कमाया। और कौन से हैं लिखिएगा, 5 केसेस, 5 मैं लिख रहा हूं स्पेशली, पेपर में पक्का थ्योरी 5 नंबर का आता ही आता है कि लाइन लिखी होती है, previous year tax is always paid in the assessment year whether there is any exception is there। अगले 5 केसेस आते हैं, 5 नंबर में बड़ा अच्छा लगता है। पहला केस आपको नाम से मजा आ जाएगा, नाम पढ़ के मजा आ जाएगा, शिपिंग, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, आराम से नाम सुनिए, मैं अंदर नहीं लिखवा रहा, शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका, नॉन रेजिडेंट। बोलो क्या लगता है, बात दम में है, सोचो, बाहर का फॉरेनर कौन सा बिजनेस करता है, शिपिंग। एग्जांपल दे दो, यूएसए से शिप चलता है जी, मुंबई पोर्ट पे आता है, हम लोग उस शिप में क्या मंगाते हैं, सामान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया से क्या कमा रहा है, पैसा, कैरेज, फ्रेट, भूल गए, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, ट्रांजिट, वो आता है जी, मुंबई पोर्ट पे रुकता है, डॉक चार्जेस ना, बट कस्टम पे पोर्ट पे सामान उतारता है और बाय बाय करके चला जाता है। क्या हमें ठीक लगेगा, ये तो फिर गलत बात है। बाहर का बंदा आए, हिंदुस्तान में सामान उतारता है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए सामान लेके आता है, और पैसा भी किनसे लेता है, हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर, तो मैं क्या जी उनसे टैक्स लिया जाए। चलो आया जी मिस्टर कृष्ण रामलाल जो भी आ गया, यहाँ तो नाम उसका होगा नहीं ऐसा, तो बुढ़ी नाम होते हैं उनके, सैमसंग मान लो, जो भी नाम बेचारे का,
वो आया जी, आपने उसको रोक लिया कि हाँ जी बाबू जी आप शिप लेकर आए, लो जी रस्सी से बांध लो शिप को, साइड पे लगा लो, टैक्स दो। अगला पहला चीज कहेगा जी मैं कौन सा टैक्स साथ लेके चलता हूँ, आता हूँ शिप लेके आता हूँ, मैं अगली बार आता हूँ। एज अ हिंदुस्तानी आप विश्वास करेंगे, जब दोस्त कहे जी बर्थडे पार्टी फिर देता हूँ, अभी कहता अभी 3,000 है, अभी 3,000 की कर लेते, कल और कर लेंगे। आपने आज छोड़ दिया, कल नहीं आने वाला वो। तो सेम चीज हम तो वैसे विश्वास नहीं करते इन चीजों में एज ए हिंदुस्तानी। मैं कहा नहीं भाई टैक्स देके जाना पड़ेगा। वो कहता बाबू जी मैं कौन सा पैसे साल लेके चलता हूँ, सामान लेके आया हूँ, सामान यहाँ उतार रहा हूँ। मैं अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव याद करो, एजेंट, कोई तो तुझे हिंदुस्तान में जानता होगा, तो ऐसे नहीं मूर्खों की तरह जहां लेके आता है, कोई तो तेरी जिम्मेवारी ले सकता है। मैं कहा हाँ कोई तो होएगा, अनलेस मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं कहा सबके लिए तो तुम ऐसे करते हो कि जो पैसा कमाया उसका हिसाब लगाओ, अगले साल आओ बड़े आराम से। फिर बच्चे का डाउट क्या आता है, जो टैक्स किस बेस पे देगा, वो तो कितने ही चक्कर लगाता होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है टैक्स का, प्रिजम्पटिव। क्या वर्ड है? प्रिजम्पटिव, प्रज्यूम। हम अजम्पशन बेस पे उस पर टैक्स ले लेते हैं प्रोपोर्शनेट, कि जो जितने का ये सामान लेके आता है ना, करोड़ रुपए का कैरेज, कैरेज सामान तो लाखों करोड़ों का होएगा, जहाज हजारों करोड़ का है, सामान तो आगे लाखों करोड़ों का होएगा, उसके अंदर कितना महंगा सामान है। तो कितना कैरेज कमाया तूने पूरे इस चक्कर में, इस गेड़े में? मैं कह जी करोड़ रुपए कमाए, मतलब कैरेज किस कमाए, इनकम, खर्चे भी दोगे, तेल पानी के, ड्राइवर के, सैलरी के, लटरम पटरम, लोडिंग अनलोडिंग, कितना कुछ होगा। तो मैं क्या एक चीज मानते हैं, 5% तेरी इनकम। आप समझ रहे हो मोटा मोटा हिसाब? जैसे आप कहते हैं जी कोई बंदा काम करता है तो इतने परसेंट तो कमाती ही होगा, मैं भी कहूँ जी मैं कमाता हूँ, खर्चे भी तो हैं, वो भी तो देखने पड़ेंगे, तेल पानी के, रेंट के, बिजली के, इतने बड़े बड़े मेंटेनेंस के, वो भी तो है। तो आप कहते हैं फिर भी सर 30% तो बंद ही होगा, हिसाब तो लगा ही लेते हैं। बिजनेस रेस्टोरेंट, जितना मर्जी खर्चा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, 50% होगी ना, आधा आधा तो मुनाफा है ही है। सेम हम उसको ये नहीं कह रहे तो ना ट्रेडिंग अकाउंट लेके आ, कहाँ बैठ के बनाएगा, समुद्र के अंदर बैठ के बनाएगा कि भाई इधर रोक लिया, मुझे रो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, आंसू मुझे जा रहा है यार, इसको कहाँ तक था, मैं तो अनपढ़ हूं। वो ऐसा करेगा क्या सीरियसली? हम भी उसको तंग नहीं करना चाहते, जहां आपने सीए को बोला चले बाहर से, सीपीए सुपीए कौन है बुला, उसको लेके आ रामू शामू कौन है, मैं कहा ये भी क्लेश है, ये भी नहीं हो सकता। तो वी इशूड अ सर्कुलर, हमने ग्रेट इशू करे, गारंटी नहीं है, इट्स अ प्रेजम्पटिव बेसिस, इट्स अ 5%, 5%, 7.5% भी है किसी बिजनेस में, अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स है, मैं लॉन्च करता रहा हूं। उसको कहा गया तो अभी इसके टैक्स के अरेंजमेंट्स आज ही इंडिया में करके जाएगा, तब तक मैं तुझे यहां से लीव करने नहीं दूंगा। तो ये पहला बिजनेस कौन सा हुआ? शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका? एनआर, फॉरनर का बिजनेस। इंडिया में तो है जिसको आधार कार्ड ही नहीं, किसको पकड़ेंगे? और वो कहे जी मैं आता हूं, क्या मानते हो? कौन उसको जानता है, कौन उसका आधार कार्ड है, क्या वोटर कार्ड है, कोई प्रूफ ही नहीं। इधर का बंदा कहे मैं आता हूं, कोई नहीं, तुझे हम ही ढूंढ लेंगे जा। कारण तेरे तो गली गली चर्चे हो जाएंगे, तू कहाँ रहता है, तेरा आधार कार्ड पूरा प्रूफ, पूरे बैंक आईडी, आता है आजकल तो सब कुछ ही अटैच है। आजकल तो मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड से सब कुछ, आपके सारी चीजें, ईमेल वगैरह, एवरीथिंग, रिटर्न्स वगैरह सब कुछ मैच है। तुझे तो अपने आप ही ढूंढ लेंगे, चल देरी हो जाएगी पर ढूंढ तो लेंगे। उसको कहाँ ढूंढेंगे? विजय माल्या तो नहीं आया, जैसे साफ दिख रहा है, वहां फोटो डालता है फर्जीदारी में, फिर नहीं बेचारे को पकड़ पा रहे, मुझे दिखता भी है। नहीं कर सकते सर, उस कंट्री का लॉ उसको बचा रहा है, अपनी कंट्री का लॉ उसको नहीं, अपना एमओयू साइन है, हम नहीं उसके साथ टाइम कर सकते कि हमारी कंट्री में ठीक है सिंपली, हमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी कंट्री में होगा, जब आएगा पकड़ लियो, वो आता ही नहीं और भाग गया, सिंपल। तो नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। जैसे टैक्स देगी उसमें कि अगले साल भी होगा, बंदा आधे साल की मतलब जिस सब तक उसका टैक्स लायबल जितना भी है, जितना भी वो कमाई जाएगा साथ साथ उसको देना पड़ेगा, जो भी वो कमाता जाएगा, अगर बाहर का बंदा, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो अगले साल देना है, तभी तो आया है, आपको जाने नहीं देंगे। पर्सन लिविंग इंडिया, और आप साफ खुशखबरी फैलाते जा रहे हैं परमानेंटली कि मैं वापस नहीं आऊं, वो कहेंगे ना दफा हो, हमें क्या लेना है, अजी होता है, पर हमारे ड्यूज क्लियर करके जा। अब इतने में आपका मुद्दा फिर जान करता है विजय माल्या, वो कैसे चला गया? मैं क्या टैक्स का थोड़ा ड्यू था, बैंक का ड्यू है, हम दोनों दोस्त नीचे खड़े, दोनों भाई मान लो,
कोई दोस्त आए इसको गाली देके चला जाए, ये मुझे कहेगा साहिल उसको मार, मैं कहूँगा मैं क्यों मारूं, मुझे गाली दी, किसको दी है? सेम बैंक वालों का हाल है। आप बैंक वाले कह रहे हैं जी एयरपोर्ट वालों को तुमने जाना क्यों दिया विजय मल्ल्या को, मैं कहा मेरा रिश्ता लगता है, मेरे टैक्स के ड्यूज थे मेरे क्लियर है, कोई इनकम टैक्स का बकाया नहीं, कोई जीएसटी बकाया नहीं, फलाने का बकाया नहीं। हर डिपार्टमेंट थोड़ा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जिस डिपार्टमेंट की दिक्कत है तुम जाओ, तुम्हारा रोल है, तुम्हारा बैंक का पैसा नहीं आता, तुम जाके अपना आरबीआई से किसी और से बात करो, किसी बंदा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं पंचकुला चंडीगढ़ के, साहब के पास कनाडा की पीआर है, पैसे देके पीआर मिल जाती है, 2 करोड़ रुपए दो पीआर ले लो, बिजनेस प्लान है, 5 करोड़ रुपए इनके लिए कुछ भी नहीं है, जो प्रोजेक्ट ही 1000 करोड़ के, तो 500 करोड़ या 5 करोड़ की चीज है, वहां पे पेट्रोल पंप ले लो 5 करोड़ का, वो पीआर देते हैं पूरे परिवार की। और यहाँ जब गेम थोड़ी सी किस्ती हिलती है, बच्चे बाहर भेज देते हैं, तू जा नजारे ले, मैं यहाँ पे हूँ, कारण सारा टब्बर थोड़ा जल जाएगा, मैं जाता रहा हूँ, मैं जा तो रहा हूँ 1000 करोड़ कमा के, तुम वहां रहो, पीआर है, ऐश करो, जिंदगी जियो। पर वहां की कंट्री अलाउ कर रही है, वहां की गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है कि हमारे यहाँ तो पैसा ले रहे हैं, हमें क्या मतलब है कहां से आ रहा है। राइट नाउ दुबई में प्रॉपर्टी में बहुत पैसा लग रहा है, पागलों की तरह लग रहा है, कारण दुबई कहता हमें मतलब ही नहीं कहां से आ रहा है, वो तो लाओ। हमारे कई सीए फ्रेंड्स वहां बैठे हैं, उनको बस एक ही एम है, सुबह उठते सारी पैसा लाना है, दुबई में पैसा लाना है। मैं क्या टेरिस्ट का हो किसी मर्जी का हो, मैं चाहे बंदा मार के ले आओ, पैसा लाओ, हमें को मतलब नहीं, टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स दुबई में आई नहीं, जीएसटी भी नहीं है, वैट है 5%। वो इतना ज्यादा डिवेल्प क्यों कर रहा है? कई और मैं कॉमन बातों पे बड़ी बहस करता हूँ, बच्चों से बड़ी बहस होती है। पिछली बार की बात है, 15 अगस्त पे उनका जो बना हुआ वो बुर्ज खलीफा क्या है, उन्होंने इंडिया का झंडा लगा दिया, पाकिस्तान को नहीं लगाया। हिंदुस्तानी ऐसे तालियां मार के हंस रहे, मैं साले बंदर ही हैं। मैं इसमें खुशी की क्या बात थी, हिंदुस्तान का झंडा कहते तुझे क्या पता, हिंदुस्तान का झंडा लगाया पाकिस्तान का, मैं क्या साले गरीब की फोटो कौन लगाता है, अमीर के साथ तो और की फोटो खिंचाना चाहता है। पाकिस्तान के पास तो टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है, 400 रुपए किलो टमाटर है, आटा 500 रुपए किलो, वो गरीब आदमी की फोटो लगे मरना है। आप गरीब आदमी को पूछो दुबई जाना, कहता सारे चंडीगढ़ नहीं जाया जा रहा, उसके लिए भी किस्तें करनी पड़ती हैं, कब जाऊंगा। तो दुबई क्या मजाक, एयरपोर्ट देखा भी नहीं जिंदगी में, ऊपर ऊपर से जहाज उठते ऊपर से जाते, उसकी फोटो लगा के करनी क्या, लोग खुश हो रहे हैं। मगर हिंदुस्तान उनको अरबों खरबों रुपए का क्या दे रहा है, बिजनेस। आप मुझे अरबों खरबों का बिजनेस दो, मैं रोज आपकी फोटो लगाऊंगा, माता रानी की छोड़ दूंगा, सच्ची आपकी फोटो लगाऊंगा यार, मेरे गुरु जी, मैं शुरू ही वहीं से करूंगा, मैं शुरू ही वहीं से करूंगा। कोई कहे मुझे साहिल जी आपको मैं रोज का 10 लाख रुपए दूंगा, 10,000 भी दूंगा, मैं फोटो पक्का लगा रहा हूँ भाई, ये रोज का 10,000 साहिल बोल मैं दे रहा हूँ, मेरी फोटो नहीं चाहिए, मैं पक्का नहीं, फोटो कोट पैंट में पक्की, और मेरे चरणों में प्रणाम ऐसे लिख के, कौन नहीं करेगा। हिंदुस्तान का कितना आम फैमिलीज बड़े शहरों में आप रहते हैं, सुनते होंगे दुबई गए, दुबई घूमने गए, जा ही रहे हैं लोग, आप देखते हैं क्या वो फ्री में जा रहे हैं कि तो दुबई के पास तो अपना कुछ है ही नहीं, वो सारा खड़ा ही किस पे है, टूरिस्ट। अगर हम लोग जवाब दे देना, तभी तो मोदी रोता है कि साले मुद्रा टैक्स क्यों लगाया, ये हुई हिंदुस्तानी रोई जाने, गरीब गरीब कोई नहीं, साले सिंगापुर जाते हैं, इतने जाते हैं, 2-2 लाख रुपए खर्च करके आते हैं, यहाँ रोते हैं मेरे पास टमाटर खाने के पैसे नहीं, टमाटर 100 रुपये हो गया, शाम को क्लेश मम्मी को यही है, वैसे पूछे दुबई जाना 4 लाख रुपए लगा के, हाँ 100 रुपए किलो के पीछे क्लेश हो गया वैसे, यार हद होगी। ये तो इन्होंने इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे ना, रिटर्न ऑफ इनकम में ये पॉइंट स्पेशली डाला है, इवन दो द पर्सन है कार्ड इनकम, पर्सन कहता है मेरे को इनकम ही नहीं है, नहीं होगी, मैं मानता हूँ, तो तू फॉरेन कैसे घूम रहा है, तुझे कौन लेके जाता साले, तो कौन से बस स्टैंड में रुकता है, लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं, हमें बता दे बाकी गरीबी हो। ये अगर ऐसा हिंदुस्तान गरीब है तो ये दुर्भाग्य नहीं भाग्य है हिंदुस्तान का कि हर गरीब दुबई घूम रहा है। बिल्कुल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने देखा कि बंदा 2-2 लाख रुपए फॉरेन ट्रिप पे खर्च कर रहा है, तो कॉमन सेंस इज दैट उसकी कोई तो इनकम होगी जो 2 लाख फॉरेन पे खर्च कर रहा है। आप मानेंगे कैसा क्लॉज रखा, क्लॉज सुन के डर जाएंगे, इवन तो अगर आपके बिजनेस का 1 लाख का बिजली का बिल है, देखो क्या क्लॉज है, क्या इनकम से लिंक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख है तब भी आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप कहते खर्चे पे रिटर्न कौन भरता है, मेरा कहना यह है जो बंदा 1 लाख का बिजली का बिल दे सकता है भाई वो गरीब नहीं है, वो उसको गरीब क्यों कहते हो, 1 लाख का बिजली का मेरा नहीं आता यार, तो गरीब कहां से हो, घर का 1 लाख का पूरे साल का यार, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है,
तो आपके पास 3-4 एसी होंगे मेरे भैया, कुछ तो उसको चलाते भी होंगे डब्बे को, उसका कुछ तो करता ही होगा। 1 लाख का बिल ऐसियत है, तो लोगों ने पागल बना रखा था। आप अपने अकाउंट में पूरे साल में 15 लाख रुपए जमा कराते हो, इवन दो यू कांट हैव इनकम, जैसे रिश्तेदार ने कह दिया जमा करा ले, करा लिए, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब किसी के नाम पे पैसे मत जमा कराना। कोई रिश्तेदार बोल देता कि एंट्री घुमानी है तेरे अकाउंट से लेके, तो मुझे कैश दे दियो, फंस जाओगे। अब जब नोटबंदी हुई बड़े लोग मूर्ख हुए, गरीबों के साथ ये तो हुआ है। जितने अमीर लोगों ने उनकी सैलरी देनी थी 4-4 लाख रुपए इकट्ठे उनके अकाउंट में डाल दिए, कैश विड्रॉ, सुबह लाइन में खड़ा कर दिया, जाओ 4,000 रुपए लेके आओ। उस दिन 2 नोट मिलते थे कि बैंक के बाहर मैं थोड़ा खड़ूंगा जैसे शाहूकार, कि वही खड़ेगा 200 रुपए दिहाड़ी पे, ये 300 रुपए दिहाड़ी देनी है, जा 2,000 लेके आ। वो 4 नोट, 6 नोट, 8 नोट आ रहा है, कारण वो कन्वर्ट करने का तरीका है। नोटिस आपको आएगा कि तेरे अकाउंट में 15 लाख कहां से आए, कहा क्या बोलेंगे कि उसने दिए, तो चिट्ठी तो खुलनी थी, आप ही फंस गए, वही फंस गया। तो जब यहां बात चली कि परमानेंट लिविंग, मैं साफ बोल रहा हूं, अगर आप कभी फॉरेन गए हो, जो बच्चे फॉरेन जाते हैं, अगर आपको पता हो एम्बेसी में उनकी इंटरव्यू होती है और आपका एक सर्टिफिकेट लगता है, नेट वर्थ सर्टिफिकेट, कभी सुना है? कभी सुना नहीं? वैसे बताता हूँ, अभी भी धीरे सर ने बनाया कल परसों, एज अ सीए टेस्ट करते हैं हम उसको। अगर आप कल फॉरेन जाते हैं ना पढ़ने के लिए, स्टडी वीजा जो बच्चे जाते रहते हैं +2 के बाद, उनके पेरेंट्स की, बच्चे के पास क्या ही एसेट है, पेरेंट्स की नेट वर्थ सर्टिफिकेट लगती है, आपका इंडिया में क्या है। अगर मैं कहूं जी इंडिया में मेरा कुछ नहीं, तो कॉमन सेंस आपका वीजा नहीं लगता मेरे प्रभु। किस बात के लिए? कि साले तो साफ पता वापस नहीं आएगा। तो वो कंट्री आपको क्यों बुलाएगी जी, जब आपकी इंटेंशन ये है कि मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा, मेरी लाश जाएगी। अलग है, तब मैं नहीं तुझे बांट रहा। कभी हम बच्चे को कह देते हैं कि तू बस इंटरव्यू में पुठा बोल दो, कुछ नहीं बोलना, सारा ठीक बोलना, बस ये कहना मैं नहीं वापस जाऊंगा, मैं एक बार कनाडा चला जाऊं, बस वही रहूंगा, अगर तेरा वीजा लग जाए सारी उम्र मैं जवाब दूंगा। वो क्यों रखेंगे आपको? दे आर ओनली शिफ्टिंग टू कनाडा इसलिए कि पढ़ने जा रहे हो, और 4 सालों पढ़ के वापिस आओगे। आप कहते ना, आपका मन तो आपके अंदर है, मैं नहीं आऊंगा, मैं जा ही क्यों रहा हूं, वहां पढ़ूंगा, वहीं जॉब करूंगा, वहीं रह जाऊंगा, कि मैं नहीं आऊंगा। पर आपने अगर ये वर्ड वहां बोल दिया, आपका कभी वहां जाने ही नहीं दिया जाएगा। समझे नहीं कि आपको क्यों जाने देंगे वो? तो यहाँ पे साफ वर्ड कारण क्यों हुआ? परमानेंटली, टेम्परेरी जाओ आते नहीं, लोग जाते हैं 6-6 महीने फॉरेन जाते हैं बच्चे, फिर वो एक्सटेंड नहीं होता। वर्क वीजा, मेरी बात नहीं समझ रहा, वो वर्क परमिट होता है, हाँ, फिर तभी मिला ना तू वहां पे काम कर रहा है। पर तू परमानेंट नहीं कह सकता कि मैं तो वापसी नहीं जाऊंगा। आप वर्ड बोलो, आपसे आपसे नेटवर्थ क्यों लिया, सोचो। तेरा इंडिया आने का इंटरेस्ट क्या है? अब मैं कहूँ जी मैं समाना टाउन से हूँ, त्याला साइड से, मेरा समाना जाने का इंटरेस्ट क्या होगा? अगर मेरी वहां पे कोई प्रॉपर्टी होगी, अब मैं जाता ही नहीं, वहां कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार होगा भी क्या करूंगा, इंटरेस्ट तो हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है? ये थोड़ा कि इंडिया से लगा हुआ है, वो तो सबको ही है, वो तो फॉरेनर भी इंडिया घूमने आते हैं, ये साला देखो गरीब देश, ऐसे घूमना है, वो तो दिखानी पड़ेगी, तो कह रहा हूं मैं, फिर आप क्यों दिखा रहे हो? वो क्यों मांग रहे हैं? कि तेरा वापस आने का इंटरेस्ट है, प्लान है। अगर आप कहे जी मेरा वापस आने का प्लान ही नहीं, तो मैं आपको कभी जाने ही नहीं दूंगा, तब तक जब तक आप मेरे सारे ड्यूज क्लियर नहीं, और मेरे ड्यूज, बाकी का मुझे ठेका नहीं है कि आपने बैंक का दे दिया, फलाने का नहीं दिया, ना ना ना, मेरी ड्यूटी किससे है? टैक्स से, कि टैक्स के ड्यूज आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए, डिसकॉन्टिन्यू। इस पॉइंट को वैसे आप आगे भी ले जा सकते हैं। डिसकॉन्टिन्यू बिजनेस, वो बिजनेस जो आप आज के ईयर में अकुल क्या कर चुके हैं? बंद, डिसकॉन्टिन्यू। तो बच्चा कहता है वैसे इसका प्लान डिफरेंट है, ये सेम ईयर भी ट्रीट हो सकता है, अगले साल भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि मैं बिजनेस बंद करके कुछ तो करूंगा ही, दोबारा और बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो उसकी रिटर्न अगले साल दूंगा, तो उसी में इसकी रिटर्न दे दूंगा। बट ज्यादातर सरकार कहती है कि जो बिजनेस बंद हो गया उसका साथ के साथ हमें डिटेल शेयर करो। एग्जांपल देता हूं, ये बड़ी लोगों में प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, पढ़े भी आप लोगों ने, +2 पूरी पार्टनरशिप पढ़ी है, फर्म की डीड बनती है, आपको पता है, उसका कारण भी सुन लेना, आधों को पता नहीं है। डीड बनती है ऑरल या रिटर्न, पता है? चलो रिटर्न भी बन गई, हम ज्यादा सिक्योर मानते हैं, रिटर्न है, लिखती है, सबके पार्टनर्स के साइन हो गए, क्या वो रजिस्टर्ड है? आप अभी रिटर्न कराइए, लोगों को लगता है शायद यही रजिस्टर्ड है, ये तो आपके बीच में तय हुआ है, ये तो आपके बीच में तय हुआ है। अगर कल को मैंने एज अ फॉर्म किसी पे केस करना है, मेरे पास पावर नहीं है, तो आई हैव टू रजिस्टर्ड माय
फॉर्म अंडर द पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट। चलो मैं रजिस्ट्रेशन भी करा ली, किसी से ने सलाह दी करा लो, तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन ना कराता तो कोई भी एरा गहरा मेरे पे केस कर देता, ना कि मैं उस पे। तो बच्चा कहता है, कई बच्चों को तो ये भी समझ नहीं आता, कहते एक ही बात है, कोई मेरे पे केस करे मैं उस पे करूं, बहुत फर्क है। मैं कहां पे रहता हूं? पंचकुला। कोई बॉम्बे का बच्चा यहाँ पढ़ने आया, एनी हाउ मैंने उसको पढ़ाया, नई सेटिंग बनी, उसने मेरे पे केस कर दिया, वो कहां केस करेगा? वो कहां केस करेगा? बॉम्बे। आई कांट हैव पावर, मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, और वहां जाके वकीलों का हाल आप जानते हैं। वो बोले तो मुझे कहेंगे इसके 4-5 चक्कर लगवा सालेंगे, किस बात पे? मैं वहां जाऊंगा, आज तो वकील आएंगे, जज साहब बैठे नहीं, मैं ये क्या मजाक है? मैं फ्लाइट लेके, फ्लाइट ही जाऊंगा, ट्रेन तो पहुंच गया, जिस दिन पहुंचना होगा मैं अगले दिन पहुंचूंगा, शायद जज साहब आ जाए। जिस टाइम मैं पहुंचा करूंगा जज साहब तो बैठे नहीं, मैं क्या करूँ? वापिस साहब, मैं ट्रेन भी वापस हो जाऊँ, कहते वही वापस हो जाओ। मैं 10 दिन बाद फिर उसने मुझे डेट दे दी, नोटिस आ गया सर आ जाओ, 25 तारीख को फिर आ जाओ, तो बड़ा क्लेश हो गया। 24 को मैंने फिर फ्लाइट पकड़ी, मैं फिर 25 को पहुंचा, फिर जज साहब फिर नहीं, ये आज दूसरे वाले का वकील नहीं है, मैं ये क्लेश है, कहते अब क्या करूँ? कहते वापस हो जाओ, तो क्लेश हो गया। मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई, उसने मेरे पे केस इसलिए कर दिया, कारण क्या था? वो रजिस्टर्ड था और मैं रजिस्टर्ड नहीं। अगली बार मैंने पहला काम क्या कराया, अपनी फर्म को क्या कराया, फिर मैंने केस ठोका पंचकुला, अब साले तू आ जा, अब तो ये बैठे, और उसमें उसके केस करने से पहले आपका केस। अब हमारे पास फॉर्म्स आती हैं, पंजाब लेवल पे धीरे सर काम करते हैं, पंजाब हरियाणा की सारी फॉर्म्स कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं? चंडीगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। अब पंजाब सोचो 2 मिनट कितना बड़ा है, अमृतसर कहाँ रह गया, जलंधर सुना नाम, लुधियाना कहाँ रह गया, वहां के सारे सीए हमें भेजते हैं, सारी फाइल्स अंदर भी बैठे हैं, कोई लोग बैठे हैं, भेज देते हैं। वो आपको क्यों भेजते हैं? ऑनलाइन करा लें। ऑनलाइन आपको पता है हिंदुस्तान का डिपार्टमेंट सिस्टम ऐसा है, वो काम ही नहीं करते, एक एक महीना फाइल पड़ी रहेगी, कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, डिस्पेंसरी निकाल देंगे, फिर 2-2 महीने और पड़ी रहेगी। क्लाइंट तुरंत मांगता है, आज आया 2 दिन में फाइल बन जे, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो जे। मैं क्या वो कैसे होगी? अगर वो लुधियाने से आता है तो क्लेश, जलंधर से आना आसान है, कब पहुंचेगा? इतने हो गए जी साहब तो बैठे नहीं, करो, जो अफसर है वो तो अफसर है, तो अपनी ड्यूटी का मालिक है, मर्जी का मालिक है, नहीं बैठा नहीं बैठा, 3 बजे के बाद नहीं बैठा, आप पहुंचे 4 बजे, उठ के चला गया, आप क्या करें? वापिस जाओ, या स्टे करोगे? स्टे करोगे फ्री में हो जाएगी, 7-8 हजार रुपये रूम रेंट वगैरह खर्चा पानी दोगे, और अगले दिन आप फिर वेट में बैठे थे, साहब आएगा, साहब अभी नहीं आएगा, या आया कोई नहीं, डॉक्यूमेंट भेजो देख लेंगे, फिर नहीं किया, कारण वो पैसे मांगते, पैसे आपसे ओपन मांगेंगे नहीं, जो उनके पर्टिकुलर बंदे हैं, साफ पैसे दे काम होता है, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, कहेंगे यार क्लेश हो गया, मैं आया 3 दिन यहाँ खराब है, इतना टाइम किसके पास है मुझे भाई? लोगों के पास घंटों नहीं है, 1 घंटा मिनट नहीं है लोगों के पास यार। तू कह रहा है मैं 3 दिन यहाँ फिर रहा हूँ एक क्लाइंट के चक्कर में, मैं नहीं फिरूंगा। वो डायरेक्टली कंटेक्ट करते हैं धीरज सर के पास, इनका पोर्टल बना हुआ है, 1000-2000 फीस होती है, सिंपल सी बात है, वहां भी पैसे चलने हैं, ये बैठे बैठाए यहाँ पे अपने चंडीगढ़ नजदीक है, 17 सेक्टर पर चले जाते हैं, फॉर्म वहां खड़ के साइन करा के काम करा के अगले को बाय कोरियर भेज देते, अगले का बैठे बैठाए काम हो गया। अगेन जी बीच में धीरज सर पैसे खाएंगे, फिर क्या चक्कर है? कौन सा सीए साहब ने जेब से देने, क्लाइंट से 10,000 लेना है, काम 50 रुपए का है, लीगल फीस तो सरकारी फीस तो 50 ही होती है, 2,000 धीरे से रख लेंगे, वो तो फिर भी 8 खा गया, और बैठे बैठाए जरूरी है चक्कर मारने? फिर ये सोच की बात है, अरे मैं सोचू सारी मछली मैं ही खा जू, 10 के 10,000 मैं ही खा जू, फिर आता रहे, फिर ऑफिस छोड़ दे, गाड़ी में सोचने लग जा, गाड़ियों में रहे, गाड़ियों में जाता रहे, तो पॉसिबल है। तो अगर मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, अब लोग आते हैं धीरे से के बाद फर्म बंद करा देते हैं, तो शुरू करा दी, बंद भी कर दी, बताया ही नहीं, सरकार की नजरों में तो आपकी फर्म चल रही है, उनके तो पेनल्टी ड्यूज रिटर्न्स जो फॉर्मेलिटीज है वो सब खड़ी हो गई। अब आप कहें जी मैं तो भरी नहीं पेनल्टी, मैं तो रही नहीं, मैं तो फर्म ही बंद कर दी, मैं तो 2 महीने काम किया था फिर तो मैंने बंद ही कर दिया, कोई आपकी बात सुनेगा? अरे कहता भाई जब तूने रजिस्टर्ड कराया था मेरे अकाउंट्स में तेरी बुक, जैसे आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने स्कूल हट गए तो बता के जाइए ना, आप 2 महीने आए ही नहीं स्कूल तो मेरे अकॉर्डिंग तो फीस ड्यू है। अगर मैं तो आया ही नहीं, मैंने थोड़ा बुलाया, तूने एडमिशन ली थी तेरी फीस ड्यू बनती है, मैंने नहीं कहा आना, अब कोई और बच्चा नहीं आता वो फीस दे रहा है, ये थोड़ा मतलब हुआ।
तो अब नहीं आ रहे, उसी दिन बोलो जी मेरा प्लान अब हटने का है, मैं आपको क्वार्टर की फीस दे चुका, अब मेरा आगे साहब ओके। वो तो अगला हिसाब में जोड़ रहा है, 4 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने हिसाब में जोड़ी जा रहा है, तो आपको वहां रोकना चाहिए कि सर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो डिसकंटिन्यू बिजनेस में कोशिश करो सेम ईयर हिसाब हो जाए कि जो मैंने कमाया करोगे 2-3 महीने में कुछ तो सेल करी होगी, कुछ तो परचेज सेल होगी, ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ तो होगा, निबेड़ो यार, क्या टैक्स टूक्स बनता करता है, जो बनता है लेके खत्म करो। नेक्स्ट लिखिए, पर्सन likely to transfer assets, वर्ड आपने सुना हुआ है, पर्सन likely to transfer assets for avoiding tax। आपने अपने बिजनेस की क्या बेचनी शुरू कर दी जी, एसेट्स। क्या बेचनी शुरू कर दी, एसेट्स, फॉर अवॉइडिंग द, कि कल को सरकार मुझे कहेगी टैक्स के पैसे, मैं कहूंगा मेरे पास पैसे नहीं, तो ये नहीं चले। तो ऑक्शन होती है, ये आपने चैप्टर भी पढ़ा हुआ, लिक्विडेशन पढ़ा हुआ है, हाँ, उसमें बढ़ाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सुना है, गवर्नमेंट उसकी पार्ट होती है, ठीक है, पहले नंबर पे बारी नहीं आती भाई, तो बाकियों से पहले तो आ जाएगी। 5th नंबर पे टर्न आती है, नंबर 1 पे आप सिक्योर्ड क्रेडिटर, नंबर 2 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, नंबर 3 लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन, नंबर 4 आप बोलते हैं डिवेंचर होल्डर्स, नंबर 5 आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ऐसे होता है, हाँ, नंबर 6 चलता है आपका अनसिक्योर्ड, फिर नंबर 7 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नंबर 8 इज द लास्ट वन इज द इक्विटी शेयर होल्डर। तो गवर्नमेंट का पैसा भी लाइकली ड्यू है, ये नहीं कि कंपनी बंद हो रही है तो मेरा पैसा टन के बाद गवर्नमेंट तो कोई नहीं पूछता है कि पहले हमारे दो, नहीं, ऑक्शन होगी, आपका पैसा भी देना है, मेरा भी देना है, आप भी प्रेफरेंशियल है, मेरे भी प्रेफरेंशियल है, इसमें भी ऐसे रेशो होती थी, इसमें भी प्रॉपर जाऊं तो सीए में रेशो होती है कि तेरे कितने मेरे कितने, और है कितने जेब में। और लिक्विडेटर पहले अपनी रेम्युनरेशन कवर करता था, याद है, आफ्टर पैसे कम है तुझे भी देने, तुझे भी देने, मेरे को देगा, तो पहले वो अपने निकालता था 5/105, याद आ गया, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग आफ्टर कमीशन, लॉजिक समझाता है बच्चे को। जेब में 1 लाख रुपए है, आपका 80,000 देना, आपका 40,000 देना, 80 और 40, जेब में तो 1 लाख है, और मेरे ऊपर से 5% मेरे कौन देगा, अच्छा मतलब आपस में लड़ लो, तेरे 80 तेरे 60 आपस में लड़ रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, तू इतने ले ले, तू इतने ले ले, मगर मेरे, तो मैं वहां चाहूंगा पहले अपने निकालू, वो ये अमाउंट एक जो 1 लाख मेरे पास है, हम उसको मानेंगे वो अपने आप में 100% नहीं 105% है, उसमें मैं भी भागीदार हूं 5% का, तो 5/105 पहले मेरे दो, फिर अपने लड़ो मरो, फिर तुम्हारी रेशो क्या है 80-40 2:1, ले जाओ जो बचता ले जाओ, और क्या करूं, मेरे पैसे दो, वरना मेरे पैसे कौन देगा, आप कहते तेरे क्यों थे, हमें तो मिला नहीं, मैं मुझे अपॉइंट क्यों किया, मुझे बाय कोर्ट अपॉइंट क्यों किया, मुझे रेम्युनरेशन लेके जानी है। तो सेम पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर, ऑप्शन ही तो 1 2 3 मूवी में चल रहा होता है, तो वहां गवर्नमेंट के बंदे भी बैठे होते हैं, आउटसाइड भी बैठे होते हैं, कोई लेनदार देनदार भी बैठे होते हैं, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, चलो ऑक्शन में खरीद लो। ऑक्शन क्यों कराती है गवर्नमेंट, कि कोई रेट हैवी मिल जाए, वरना मैं कहूँ ये प्रॉपर्टी भी करी है, सबको पता 2 करोड़ की है, ऑक्शन करा लो, कोई मूर्ख आ जाएगा 2.5-3 करोड़ दे देगा, कोई बोल देता ऑक्शन में जिद आ जाती है, नहीं मैं लूंगा 2.5 करोड़, तभी ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट सब जगह फैलाई जाती है, बाय कोर्ट होती है ये, बाय कोर्ट, आपने अपनी मर्जी से रखते कि हाँ जी मेरे पैसे कम है चलो ऑक्शन करा दो, नहीं 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 नहीं, बाय कोर्ट। अब कई लोग बैंक की प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं, पता है सबको, बैंक वालों की प्रॉपर्टी, कोई सस्ती चीज लेनी हो तो बैंक वालों से कनेक्ट करो, अगर आपको कोई जानकार बंदा हो, बड़ा फायदा है। कोई भी कार लोन होती है, लोग लोन पे कार ले लेते हैं, 4-6 महीने चलाते हैं, पैसे दे नहीं पाते, तो बैंक वाले कार उठा के, आजकल चलता नहीं, इंस्टाग्राम पे भी दिखाते हैं ई ऑप्शन पे सस्ती कारें मिलती हैं, वहां मिलती हैं, वो बड़ी चलती हैं रील्स वगैरह। तो अब मेरा कोई जानकार था बैंक में, उसको पता ही होता अंदर की खबर, वो रिकवरी में हो ऊपर से और बढ़िया डिपार्टमेंट, वो कहता कल यार क्रेटा कार उठाई है, 6 महीने पुरानी है, नई कार है, बंदा कम ही चलाता था, पैसे नहीं दिए, हमने बेचनी है, हमने कौन सा डंप खोला है, ये कारों का शोरूम खोल के बेचेंगे हमने तो खुद उसको बेचना है। मैं कहा ऑक्शन कब लगेगी, वो सारी अंदर की डिटेल मुझे दे देगा कि ऑक्शन इस दिन होनी है, ऑनलाइन होनी है, तू रेट ये कोट कर दियो, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सारी बात है, फिक्स्ड है बात, हम रेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले 2-3 बंदों में तुझे फाइनली देखते हुए डन कर देंगे। जैसे हमने सुना होगा गाड़ियों का नंबर मिलता है जो VIP 0001 0004, ये भी ऑक्शन होती है। अभी गवर्नमेंट से आनी होगी, इसकी कारण सुन लो, इसकी बात सुन लो, गवर्नमेंट से आनी होगी, गवर्नमेंट कहती लोग पागल हैं,
समझे नहीं? जब किसी को पता चल जाए ये पागल है तो उस पागल का बेनिफिट लिया जाए, मजे लिया जाए। एक्टिवा का नंबर एक चंडीगढ़ भी तो लिया बंदे ने 14 लाख रुपए का 0001। अब सरकार कहती है अगर लोग पागल हैं तो पागल से मजे लिए जाए। इनको बिठाओ टीवी पे ऑप्शन पे, एक अपने घर बैठते हैं, हम बोलते हैं 10-10 नंबर 0010 001 002 बोल देते हैं। और बड़े शॉर्ट नंबर का क्रेज हुआ था बीच में, कुछ PYG ऐसा कुछ शॉर्ट नंबर क्रेज। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बेचना ही है। हमने वो नंबर ऑप्शन पे डाल दिया 25,000। अब पता नहीं चंडीगढ़ लेवल पे लोग बैठेंगे, कोई 35,000 बोलेगा, कोई 50,000 बोलेगा। 25 वाली चीज 60-70-80,000 में बिक रही है, गवर्नमेंट बैठे बैठे पैसे कमा रही है। कहीं पहले ये नंबर फ्री बिकते थे तो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई, फिर गवर्नमेंट ने और VIP उठा लिए, 40 भी VIP ले गई। मैं कहा ये क्या VIP है? कहते ढा बेच रहे हैं लोग, लोगों को क्रेज है। नहीं 2020 बाई लोगों को ये भी क्रेज है। गवर्नमेंट पहले ही सिलेक्ट कर लेती है ये नंबर हम ऑप्शन में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे बैठ के, तो हमें और क्या प्रॉब्लम है। और ये हर डिपार्टमेंट का है। तो ये आप देखा करो जितनी बड़ी गाड़ियां मोस्टली BMW महंगी गाड़ी हैं तो उसके ज्यादातर HP का नंबर आ गया। आज का नोट करना, रजिस्ट्रेशन का चक्कर है। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन महंगी होगी तो पहले सस्ती सबसे ज्यादा। अब हिमाचल में सस्ती है, लोग कहते हैं BMW लेनी है हिमाचल से ले लो। नंबर भी वहां क्रेज कम है हिमाचल वालों को, ये अपने पंजाब में थोड़े फुकरे ज्यादा हैं। यही तो मजा आता है कि 0001 फॉर्च्यूनर पे लगा हो तो मजे कुछ हो रहा है। मुझे गाड़ी में बैठ के जा रहा है नंबर पे 0001 फिर भी क्रेज है। ये नंबर हो 0004 जो क्रेज है, क्रेज है, इसमें क्या दिक्कत है? लोगों का शौक है, शौक का मूल्य है। तो गवर्नमेंट को पता चल गया, गवर्नमेंट पैसे कमा रही है इससे। तो ये चीज है कि आप एसेट बेचकर ये बहाना नहीं कह सकते मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपको टैक्स लायबिलिटी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट एज अ फिफ्थ पॉइंट, थोड़ा नया वर्ड है, अभी कम समझ आएगा बट अभी समझा दूंगा। AOP अलग अलग वर्ड एक्चुअली। AOP फुल फॉर्म बोलूंगा अभी मैं। BOI ये भी एक वर्ड है, अभी बोलूंगा। एक है AJP, अभी आएगा, फुल फॉर्म ही बोलूंगा। फॉर्म्ड, फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अब AOP का फुल फॉर्म है, यहां लिख देता हूं, एसोसिएशन। सुना वर्ड एसोसिएशन, बोलते भी आप लोग कि उन्होंने एसोसिएशन बना रखी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अभी आएगा वर्ड, मैंने पहले बोल दिया बस, वरना मैं पहले वो लिखवाता हूं एक्चुअली में पर्संस, फिर समझ आता है। BOI बिल्कुल सही कहा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी लिखवाऊंगा, बच्चे सारे बढ़ाएंगे। और AJP लास्ट वन, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP। अब नाम से समझिए, हमने AOP या कोई ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, बस आपके लिए वर्ड, क्लब समझ लो, कोई NGO समझ लो, हमने कोई NGO AOP BOI के फॉर्म में बनाया, पर बनाया फॉर अ पर्टिकुलर। जब वो इवेंट ही पूरा हो गया उसके बाद हमने वो क्या कर दी, डिसॉल्व। हमने क्या कर दी, वो बंद, रद्द। एग्जांपल, हम जितने लोग बैठे हैं, मैं क्या सारे इकट्ठे होते हैं जी, 10-10 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए डालते हैं। दिल्ली में ट्रेड फेयर लग रहा है तो वहां जाके कोई एग्जीबिशन लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, वहां पे सामान बेचेंगे। तो हम 30 लोग हैं, 20-20 हजार इकट्ठे करे, 6 लाख हो गए। 6 लाख का हम सामान ले आए, कोई भी जो भी, जैसे अब रक्षाबंधन पे राखियां लगनी शुरू हो गई, जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की वर्दियां लगनी शुरू हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोग लगा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लगाता है यार, एक दिन का काम है, 2 दिन का काम है, दिल्ली से गए, 100 रुपए की वर्दी आती है, 400 रुपए की, 300 रुपये मुनाफा। और अलग खुश होता है मेरा बच्चा कृष्ण जी बन गया, मेरी बेटी ज्यादा बन गई, ठीक है, अगले का मन की भावना है, हम पैसे कमा रहे हैं, लोग इसी से तो पैसे कमा रहे हैं। होली पे कितना क्रेज हो गया, अच्छे अच्छे लोग टाइम पे आते हैं, 2 दिन पहले स्टॉल लगाते हैं, और सामान भी बड़ा महंगा महंगा हो गया। पहले तो एक रंग लेके घेरते थे किसी पे भी, अब तो लटरम पटरम सामान, स्प्रे कितना कुछ हो गया। तो लगता है हमें क्या दिक्कत है, लोग ले रहे हैं तो स्टॉल लगाओ प्रॉपर। 9 सेक्टर में कितना लगता है, 9 में, और भी कई जगह लगता होगा प्रॉपरली। तो मींस दैट वो बनाया ही किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। 3 दोस्त इकट्ठे हुए, दिवाली पे पटाखे वगैरह रख लिए, 3 दोस्त इकट्ठे हुए, 1-1 लाख रुपए डालते हैं, 3 लाख के पटाखे लेते, डाल दिए। 3 दिन का काम होता है, मेनली 2 दिन का होता है, एंड टाइम पे बिकता है। 2 दिन पहले लगाया स्टॉल वगैरह, दुकानदार के आगे किसी जम करके आगे बेचे। और आपको पता है आतिशबाजी जो है, पटाखे वगैरह हैं, इनके रेट इतने ओवर लगे होते हैं कि डब्बे पे 400, चीज होती है 100 रुपए की, और ब्रांड के नाम पे चीज बिकती है 40 लेस 30 लेस, जो यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं। तो आप बेचिए, पैसे कमाइए। और जब वो हो गया इवेंट, दिवाली खत्म, तो घर पे घर
तो 3 लाख वाला माल 4.5 लाख में बिक गया, 1.5 लाख के कमाए, तीनों को कितना प्रॉफिट आ गया? 50,000। तो उसके बाद टैक्स कौन देगा? हाँ, तो मैं कहा उससे लो, वो मेरा हेड था। कहते नहीं नहीं, उससे लो, रामलाल था। उससे पूछो, कहते श्यामलाल था। मैं कहा ये क्या बकवास है? तो आप पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया, उसके बाद सारे छिड़ गए, सब चले गए अपने घर पे। तो टैक्स कौन देगा? तो हमें टैक्स देने के लिए उसी साल उसका निबेड़ा। तो अगले साल कौन मिलेगा? क्या वेट कर रहे हो मैं अगले साल यहाँ पे आऊंगा? क्या मुझे बुलाएंगे? सारी जी याद है पटाखे लगाए थे पिछले साल? मैं कहा मुझे याद भी नहीं है। कमाए होंगे, ठीक है, तो टैक्स दे दे, खत्म कर। तो आपको चाहिए उसी साल इसका टैक्स दीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचे आपस में बांट लीजिए। अब लिखिए अगली डेफिनेशन। नहीं, टैक्स पे क्यों? जीएसटी, इनकम टैक्स हो लगता है बच्चे? जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं पता। जीएसटी तो हर जगह लगता है, खरीदने पे, बेचने पे, हर जगह। लिखिए, वो तो नॉर्मल है बच्चे, जब परचेज करेंगे तो आएगा ही ना। तो मैं कोई सामान खरीदता हूँ उस पर तो जीएसटी आता ही है, वो तो दुकानदार के लिए हो गया। अब लिखिए, सरकार ने पॉइंट बताया, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। इसको भी समझाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2। और आपको पता होगा, हर लॉ के अंदर आप जानते होंगे एवरी डेफिनेशन किसके अंदर लिखी होती है? पता है वैसे? नहीं पता? कहीं भी कोई एक्ट पढ़ो, कोई एक्ट, हर डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर है जी? 2। कहीं भी पढ़ेंगे, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 21, सेक्शन 2, सब सेक्शन 27, सेक्शन 2, सब सेक्शन 48, कोई भी होगा, पर डेफिनेशन सारी किसके अंदर है? सेक्शन 2 के अंदर है। तो लिखिए, अब मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, व्हाट डू मीन बाय इनकम? आप कहते हो 5 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर मैंने पूछा जी ऐसा क्या केस है प्रीवियस ईयर है अपना असेसमेंट ईयर, वो आपने मुझे बता दिया, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फिर आपसे मैंने पूछा कोई केस है जिसका टैक्स सेम ईयर देना पड़े? कहते कोई 5 केस हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, person likely to transfer assets, AOP, BOI found for a particular event and the discontinue business। फिर कहते हैं जी टैक्स कौन देगा? मैं क्या व्यक्ति? तो हमें लगता है शायद मेल फीमेल कहेंगे, नहीं, सरकार ने ये तक एक्सप्लेन करा है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो लिखिए नंबर 1, इंडिविजुअल। कभी सुना वर्ड इंडिविजुअल? जिसको आप बिजनेस स्टडीज वगैरह में भी कहते थे, सोल प्रोप्राइटर, याद है वर्ड? सोल ट्रेडर एक तरह का। अगर मैं अपनी बात करूं या आप सबकी बात करूं, हम सब लोग कौन है? इंडिविजुअल। मैं भी क्या हूं? इंडिविजुअल। तो लिखेंगे पहला वर्ड इंडिविजुअल। नंबर 2, HUF, सुने? हिंदू। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लिखो हिंदू। पर इसका क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, अगले सेमेस्टर में आएगा इसके ऊपर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, याद है कर्ता वगैरह? हाँ, वो आएगा, थोड़ा सा आएगा इसके अंदर, कर्ता वगैरह क्या होता है, कौन हेड होता है फैमिली का, वो चीज। नंबर 3, फर्म, सुना नाम? फर्म, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं इंक्लूडिंग, आजकल एक नया कंसेप्ट चला है LLP, सुना वर्ड? सुना है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है तो पार्टनरशिप का, ये 2008 में आया, नया कंसेप्ट है। पार्टनरशिप आ रखा है 1932 का, ये 2008 में है। तो समझ सकते हैं कि कब जाके इनको चेंज आया कि अब अनलिमिटेड वाला दौर गया, अब लोग लिमिटेड लाइबिलिटी चाहते हैं। तो इन्होंने LLP कंसेप्ट, आजकल बढ़िया फर्म्स बन रहे हैं इसके अंदर LLP के अंदर। नए समझदार लोग तो सीए के पास जा रहे हैं, तो LLP बनवा रहे हैं, फर्म कम बन रही है। हाँ, जिसने घपला वगैरह करना है, 2 नंबरी काम करना है, तो हम फॉर्म प्रेफर करते हैं। कारण फॉर्म में सारे काम चलते हैं, कारण लास्ट में फॉर्म क्या कर दो? डिसॉल्व, खत्म। सबसे पहली चीज होती है, बनाओ काम करो। जितने बिल्डर्स हैं दे आर ओनली डूइंग, कोई कंपनी नहीं है, जितने बड़े से बड़ा नाम ले लो, कोई कंपनी नहीं है, सब नाम यूज करते हैं, सब फर्म है, सब फॉर्म है, कोई कंपनी बना के काम नहीं करता। कारण आप तो कंपनी लो पढ़ चुके, कंपनी की फॉर्मेलिटी बहुत है, डायरेक्टर अपॉइंट करो, मीटिंग करवाओ इनकी, AGM करवाओ इनकी, इतनी सारी मीटिंग, कागजों में तो करवाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, चाहे करो ना, पर दिखाना तो पड़ेगा ना ये काम हुआ। इतने फॉर्म्स इनके, डायरेक्टर के DIR, लटरम फटरम कितने फॉर्म्स हैं। CS ना, CS कंपनी सेक्रेटरी, वही करता है सारे काम, CA नहीं करता। कहते हम नहीं बेले, ये काम आप करवाओ, अपना CS रखो वहां पे, उसको पूछो कौन सा फॉर्म है। हर महीने मीटिंग है यार इनकी, हर महीने कोई ना कोई फॉर्म है, हर महीने किसी का यूनिक नंबर है, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कंपनी का नाम है, पता नहीं क्या कुछ है इनका। तो CS अपॉइंट करो तो जाके कंपनी से काम कराओ। नेक्स्ट वर्ड 4 नंबर, कंपनी। कंपनी में हम ज्यादा बात नहीं करते, वैसे नॉलेज के लिए बता दूंगा, 2 तरह की कंपनी हम बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक नहीं कह रहा, डोमेस्टिक कंपनी
फॉरेन कंपनी, वो अलग चीज आएगी इसमें, प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड लिस्टेड की बात नहीं करते हम लोग, वो डिफरेंट कॉल है। मेनली डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, फॉरेन फॉरेन कंपनी। नंबर 5 अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, शायद आप मेरी बात समझ जाएं। एओपी बीओआई समझ गया, एसोसिएशन ऑफ क्या, पर्सन या बॉडी ऑफ क्या, इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, समझते हो इसका मतलब क्या था लोकल अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में कौन आता है जी? म्यूनिसपैलिटी। म्यूनिसपैलिटी इज द लोकल गवर्नमेंट। पंचायत वगैरह तो मैं कम कहूंगा, इनको अब नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट तो मौके की पुलिस, मौके की म्यूनिसपैलिटी, शहर पंचकुला की म्यूनिसपैलिटी, इट्स अ लोकल अथॉरिटी। एंड द लास्ट वन, any person not covered, any person not covered above, then it's AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर वो ऊपर के किसी व्यक्ति में कवर्ड नहीं होता तो उसको क्या मान लीजिए? एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बात नहीं तो भी एजीपी बोल दिया, आर्टिफिशियल पर्सन कोई हो जाएगा। अगर मैं कहूं अब इनमें से टैक्स देने के लिए, ये आपका दूसरा छोटा क्वेश्चन है, पेपर में पूछेगी टीचर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? मैं पर्सन 7 टाइप्स, 7 ही है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है। नंबर 1 इंडिविजुअल, मतलब आप मेरे एग्जांपल लेना, आप बिजनेस करने के लिए क्या हो सकते हो? इंडिविजुअल, मैं जैसे इंडिविजुअल हूं। नंबर 2 एचयूएफ बना लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 फॉर्म दीपक आर गोयल एसोसिएट्स, हमारी सीए फॉर्म है, जैसे मैं, धीरज सर, दीपक सर, तीनों पार्टनर है, फॉर्म भी मैं पार्टनर भी हूँ, इंडिविजुअल भी हूँ, एसडी कॉमर्स इंडिविजुअल है, अभी तक मैंने रजिस्टर्ड नहीं कराया। कंपनी सुधीर सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप जानते ही हैं, सुधीर स्कॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी बना के काम कर रहे हैं, है तो इंडिविजुअल ही बट कंपनी अलग चीज है, आर्टिफिशियल पर्सन, सुना ना वर्ड? हाँ। एओपी बीओआई मोस्टली चलती है क्लब्स, एसोसिएशन हमने ध्यान नहीं दिया, एसोसिएशन ऑफ क्या है, मतलब इसमें जो लोग जुड़ेंगे ना वो किसी भी स्टेटस के हो सकते हैं, जैसे आपने, वो नहीं, वो किटी पार्टी का लगा किटी पार्टी का, वहां तो ऐसा इंडिविजुअल ही जाते हैं, ध्यान वही जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका कहने का भाव मतलब ये था लोग ग्रुप इकट्ठे होकर। तो मैं यह कहना चाहूंगा, इसने वर्ड कितनी पार्टी का, भाई तेरा वर्ड बोलना हो गया, लोगों का ध्यान चला गया, अच्छा वो ठीक है, हो जाता है। तो एओपी मतलब वही था, ग्रुप ऑफ पर्संस। अब पर्संस में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, फर्म भी आता है, बीओआई भी आता है, कंपनी भी आता है। और कल को मेरे पास कोई आए, साहिल सर आप हमारे मेंबर बन जाओ, जिम खाना क्लब है यहाँ पे या चंडीगढ़ क्लब है, आप हमारे मेंबर बन जाओ। मैं क्या, मुझे मत बनाओ अपना मेंबर, दीपक आर गोयल एसोसिएट्स को बनाओ। कहते इससे क्या फायदा? मैं क्या, आऊंगा तो मैं ही, आऊंगा तो मैं ही, पर फर्म का नाम लिखवाने से फायदा क्या हुआ? धीरे सर भी जा सकते हैं, दीपक सर भी जा सकते हैं, पर फर्म मुझे क्या कहेगा? नहीं सर फर्म मेंबर नहीं बन सकती। मैं क्यों? हम बीओआई बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बॉडी ऑफ, इसमें सारी कौन है? इंडिविजुअल्स। तो अगर आप सबको इंडिविजुअली इकट्ठा कर रही हैं तो फिर आप बीओआई बनाओ। बच्चा पूछता है हाउ कैन वी डिसाइड कि बीओआई बने या एओपी बने? अगर आपकी एक ट्रस्ट में जो भी है उसमें हर तरह का व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है, रिलायंस, तो मुकेश अंबानी को मत बनाओ, रिलायंस को मेंबर बनाओ। पर रिलायंस तभी बनेगी, रिलायंस तो कौन है? कंपनी। पर कंपनी क्या मेरा एसोसिएशन का पार्ट बन सकती है? बिल्कुल। एओपी एसोसिएशन ऑफ किसकी? पर्सन आर ऑफ 7 टाइप, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब फर्म भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है। अब एचयूएफ का करते को बनाते, करता भी तो बंदा है, करता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, अपने दादाजी को बना दिया तो गेले बने। एचयूएफ को बनाओ, सदा के लिए नाम रहेगा। जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में ट्रस्टी बनते हैं, अगर नाम सुना होगा आपने, ट्रस्टी कभी वो अपने नाम पर नहीं बनते, ट्रस्टी बनते हैं हमेशा फर्म के नाम पे। कारण कल को आप बैठे हैं, आप ट्रस्टी हैं, कल को आप मुझे निकाल दो बाहर, मेरा पूरा परिवार इसका ट्रस्टी है। आज मैं बैठा हूं, कल को एल्डेस्ट मेंबर आएगा, वो इसका ट्रस्टी, सदा के लिए ट्रस्टी रहेंगे हम लोग, कभी आप हमें निकाल नहीं सकते। वरना यार मुझे ट्रस्टी बना लिया, अपा जब तक बैठे हैं, अपा है, नया बंदा मेरे घर को ऐड नहीं करेंगे, को कहेंगे अब ऐड नहीं करना, कर दिया,
बस वेट कर रहे हैं कब से जाएगा, मुझे चला जाए बढ़िया, वरना जब कॉल आ जाए तब चला जाए कि चला जाए। अगर मैं कहूँ जी नहीं काम करो, एचयूएफ है हमारी, धीरज मेरी पूरी परिवार की, मेरी गुड़िया मिसेज सारे हैं उसके अंदर, आप एचयूएफ को ट्रस्टी बनाओ। आऊंगा मैं स्कूल में, चिंता मत करो, आऊंगा मैं, कल को चिंता नहीं मुझे, मैं भी ट्रस्टी हूँ। कल को मेरे बाद ब्रदर बैठे हैं या मिसेज है, कोई एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वो भी ट्रस्टी है। कभी मेरी गुड़िया आएगी, वो भी स्कूल की क्या कहलाएगी, ट्रस्टी। इवन चाहे 18 ईयर्स की है, चाहे 19 ईयर्स की हो, तभी वो ट्रस्टी होगी। ये बापू ने कुछ तो करा हमारे लिए, ये ट्रस्टी है। सोच बड़ी थी ना, छोटी रखूंगा तो मेरे साथ ही रहेगी चीज, मैं चला गया प्रॉपर्टी खत्म होगी, इसको डेड है, स्कूल में पूछना भी नहीं। और जब अपा थे तब स्कूल कुछ नहीं था, जब बच जाएंगे तब स्कूल बहुत कुछ होगा। कारण करोड़ों तो बाद में कमाने हैं, पहले दिन तो इन्वेस्टमेंट थी। पहले तो हम लोगों ने एज अ ट्रस्टी तेरे पे इन्वेस्ट किया, तेरे पे पैसे लगाए, स्कूल को बिल्ड किया, चलाया। ऑब्वियसली स्कूल रन बाय द टीचर्स, बाय द प्रिंसिपल, बाय द स्टूडेंट्स आल्सो, बट ट्रस्टी तो हम थे जिसने तेरे पे ट्रस्ट करके सारे तेरे पैसे लगाए, तेरे पास पैसे थे। प्रिंसिपल तो खुद सैलरी पे काम करता है, कॉलेज तो हमारा था, स्कूल की जगह किसने दी 100 करोड़ की, 10 करोड़ की, हमने लगाए पैसे, तूने लगाए पैसे, तो हमारे थे, तभी स्कूल के क्या बन जाते हैं, ट्रस्टी। और लोग कहते हैं ट्रस्टी बनने का फायदा, सारा व्हाइट मनी घूमता है, ब्लैक मनी। स्कूलों में ना जीएसटी ना इनकम टैक्स, मंदिर बनाओ सबसे बढ़िया काम, सबसे बड़ा अड्डा ब्लैक मनी का, जितने मर्जी पैसे कमाओ, कारण टैक्स ही नहीं। रिलीजियस एक्टिविटी पूरा माफ है, रिलीजियस एक्टिविटी यार इतने बड़े कैंप नहीं लगते हैं, लंगर तो देखा करो, ऐसे लगता है महाराज पार्टी हो रही है कोई, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लंगरों पे लगते हैं, करोड़ों पे छोटे होते हैं करोड़ों यार। अब सरकार की इस पे निगाह आ चुकी है, एनपीओ पे भी ऑडिट आ चुका है, ये ऑडिट करो, अपना एनजीओ भी ऑडिट करा के लेकर आओ, पूरा चेकिंग करो, यार तुम लोग पैसा बड़ा कमा रहे हो। आप कभी माता मनसा देवी गए हो, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको चीज, जैसे वो रिडक्शन चैप्टर में आता है अगले सेमेस्टर में। आप गुल्लक में पैसे डालते हो वो वेस्ट है, अगर आप सही समझते हो, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या रिकॉर्ड है उसका, एक ईमानदारी की मात्रा नहीं दिख रही है। पंडित जी कहते पर मुझे तो दिख रही है माता, मुझे नीड है, मैं ले गया। एक है वहां कंप्यूटर रूम बना हुआ है पीछे निकलते ही गेट के बाहर, आप चाहे वहां 10 रुपए दीजिए, उसकी रसीद निकल रही है, और रसीद में नीचे लिखा आ रहा है, मजेदार चीज तो ये है, ऑल डोनेशन गिवन बाय यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आज क्या पढ़ना कभी, जितने जितने बड़े श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी, माता नैना देवी, माता मनसा देवी, जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हिंदू हिंदू देवता हैं, इवन तो गुरुद्वारा भी, हमने गली मोहल्ले के मंदिर नहीं, इस सोसाइटी में मंदिर बन गया वो 80G में रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने वहां पे कल को 10 लाख रुपए लगवा दिए, वो जीरो है, वो जीरो है। मैं 10 लाख रुपए माता मनसा देवी दूं, पर मेरे रिकॉर्ड शो करे तेरे पास है, ये देखो सरकार मुझे उठा के ले जाए, साले बड़े तंग कर रहा है तू, रिटर्न भरता 2.5 लाख रुपए की, 10 लाख कहां से ला, जो तो उल्टा मुझे ना पकड़ के ले जाए, डिफरेंट कॉल है, बट मुझे पहले वो बताना पड़ेगा, मुझसे पूछते भी हैं, वो मुझे प्रैक्टिकल याद है। हमारी तो कुल देवी है माता मनसा देवी, एज अ गोयल फ्रॉम समाना। जब मैं सीए बना था तो मैंने छतर चढ़ाया था, छतर समझते हैं माता के ऊपर जो छतर लगा होता चांदी का, ठीक है, कि हाँ जी मैं सीए बन जाऊं, वो छतर चढ़ाऊंगा। तो आप तैयार करके ले गए, 4-5 हजार का चांदी का, जब जो रेट था जो आया होगा, मैंने वहां पे उनको दिया, उस साइड पे पंडित जी के साथ में, मैंने एक और पंडित जी के साथ भी कंप्यूटर रूम, छोटा सा कंप्यूटर लेके बैठा, मैं कहा यहाँ पे भी मेरी तो निगाह नहीं पड़ी कभी इसमें, और वीआईपी गेट से दिखता है जाते हुए। वो कहते ये आप लेके आए, मैं हाँ जी, आपका पैन कार्ड, मैं कहा मंदिर में आया हूँ, कहते हाँ मंदिर में आए हूँ। अब ये अपना ये क्या ज्वेलरी का पार्ट है, ये अब लेकर आए हैं, ठीक है, गलत बात बोलिएगा, ये 4-5 हजार का ही होगा, मैटर नहीं है, पर आपका पैन कार्ड चाहिए मुझे, हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब ये सिखताई किसने करी है, पीजीडीआईटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उन्होंने मंदिरों पे शिकंजा कसा कि तुम हर बंदे का रिकॉर्ड रखोगे और हमें रिकॉर्ड दोगे 31 मई तक। 31 मई समझते हो, 31 मार्च तक तो दान लो, एक अकाउंटिंग है तो वही फॉलो करते हैं ना मंदिर। अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने जितना कैश, जितना गोल्ड, जितना ज्वेलरी, जो भी आया है, सारा रिकॉर्ड मेरे टेबल पे होना चाहिए। पीडीजी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर से भी ऊपर है, बहुत ऊपर टॉप है। पर 31 मई तक क्यों, तू भी तो हिसाब लगाएगा, 2 महीने में सामने जाएगा कितना गोल्ड कितना ज्वेलरी सारा, तो ये डे वन से ही क्या मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स, कि बाद में जरूरत ही ना पड़े, हर चीज की क्रॉस चेकिंग है सर। पर वहां अब इनकम टैक्स में दिक्कत क्या है कि इन काइंड दान अलाउड नहीं है, वो तो इन काइंड हो गया, इन गुड्स, इन कैश होना चाहिए।
और कैश की बात सुन लो, 2000 से ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए। 2000 से ऊपर इतनी 11,000 फलाना की याद में, 31,000 फलाने की तरफ से, तो दो। इफ यू वांट टू, लिखते हैं प्लस वन में चैरिटी, याद है प्लस वन में बड़ा शौक से चैरिटी लिखा है, और P&L की डेबिट साइड टू चैरिटी, जबकि वो कभी एक्चुअल में अलाउड होता ही नहीं। अब पढ़ेंगे चैप्टर PGBP, हम लिखेंगे एज ए चैरिटी, हमारे अकाउंटेंट कम होते हैं, हम लिख देते हैं गलती, इनकम टैक्स कहता है चैरिटी तो अलाउड ही नहीं। उसकी सिर्फ क्या मिलेगी, डिडक्शन, इनकम के सबसे लास्ट में, वो भी तब अगर हमारे द्वारा बताई हुई संस्था पे क्या करोगे, डोनेट करोगे, और हमारे तरीके से करोगे, मतलब कैश में नहीं करना, 2000 से ऊपर नहीं करना, बाय चेक चेक करोड़ों पे करो, हमें क्या दिक्कत है, कैश नहीं करना। और आपने चैरिटी डाल दिया खर्चा। अब ऐसी सोच बड़ी होनी चाहिए, कल को समझाओ घर वालों को कि दान दे, तो ऐसी संस्था को दीजिए जो रजिस्टर्ड हो, और बेनिफिट लेने में क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, ठीक है दान करो, गुप्त दान करो, कर दो गुप्त दान, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर अगर आपका टैक्स में 30% बचता है, बचा लो ना। 10 लाख रुपए अगर आप दान जेन्युइनली कर रहे हो, सीरियसली सही दान कर रहे हो, 10 लाख रुपए बड़ी बड़ी बात है, एंड इसको P&L में बुक करो, तो टू चैरिटी लिखो ना 10 लाख, पढ़ो तभी फायदा होगा। 30% टैक्स तो बचे कंपनी का, फर्म पे 30% टैक्स है जी। फर्म पे जितने बड़े बड़े आपके बिल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब फर्म में काम करते हैं, सब पे 30% टैक्स है। ये टैक्स बचाने के लिए करते नहीं, ऐड नहीं देखिए आपने, दबा के ऐड करते हैं जी। FM पे रोज ही बोल रहे होते हैं, अब अपना घर लेने का सपना हुआ सका, मैं कहा शायद मुझे भी देंगे, यदि कहते पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा ये भी स्कीम, आधी ऐड सुनी होगी, आधी ऐड सुनी होगी, मगर साला सुबह का बोल रहा है कहाँ घर बट रहे जगह लेते हैं, तो ऐसे नहीं मिलता, पैसे लेने पड़ेंगे। एड, होर्डिंग्स, बोर्ड नहीं देखते, न्यूज़पेपर में पूरा पूरा पेज, यार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और देख करोड़ों क्यों खर्च कर रहे हैं, वो 30% टैक्स भी तो बचेगा। प्रॉफिट करोड़ों में तो खर्च भी करोड़ों में करो, खर्च नहीं करोगे 30% टैक्स है, फिर आपको चुभेगा, यार दिक्कत होगी, तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया क्योंकि एक नंबर में आ रहा है, या फिर कैश में चलो, फिर वहां चलता है आपके वाला काम अंडर रजिस्ट्री, वहां चलता है आपका अंडर रजिस्ट्री, फिर कस्टमर से भी अंडर रजिस्ट्री, कि जितना खो सकता है करो यार, जितना खो सकता है। तो वहां पे पॉइंट आता है, आप कोई भी एंटिटी बना के काम कर सकते हैं, फर्म, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, LA, या कौन सा AJP। क्लियर हो गया। अब आपका जो अगली चीज आती है अगली क्लास में, वो आएगा जी हमारे पास स्लैब रेट्स। वो लिखवाते ही डायरेक्टली मैं पेज निकाल के रखूंगा, प्रिंट आउट होता है मेरी तरफ से, और आपको मैं दूंगा, हम यहीं बैठ के सारे उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कोशिश करिएगा, आपके पास अभी बुक की अभी मुझे 2-3 दिन जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बताऊंगा। नोट्स मेरी तरफ से आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम हर चैप्टर के लिए, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस के, उसके 2 ही पेज होते हैं, ज्यादा नहीं होते, मेरे समरी है, आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, खुद कहेंगे अगले हफ्ते तक हम रेजिडेंशियल भी कंप्लीट कर चुके होंगे, देन यू फील इट की 2 चैप्टर हो भी गए, और 15 नंबर का पेपर में आना ही आना है, श्योर शॉट आना है, 5 का इसमें से। तो आज हमने कवर किया हेड्स ऑफ इनकम, वही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। नंबर 2 हमने कवर किया जी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। 5 उसकी क्या कवर करी, एक्सेप्शन, 5 मार्क्स का थ्योरी है, बुक में देख सकती हैं। 5 एक्सेप्शन, शिपिंग बिजनेस ऑफ इसका है ना, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स, डिसकंटिन्यू बिजनेस, AOP VI फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। क्लियर हो जाता है। देन हमने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय पर्सन, तो 7 टाइप्स आते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, लाइन वाइज जरूरत नहीं, 7 होने चाहिए। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट वन इज द AJP, खत्म, ये सिंपल है। अब आपका अगली क्लास में मेरी तरफ से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। बुक में तो 2 ही क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और मैं दोनों आपको बता दूंगा। और उसके बाद तभी मैंने कोई इन फिगर कोई बात नहीं करी आपसे तभी, कि इन राउंड ऑफ क्या होता है, मैंने करी नहीं। अगली क्लास वो डायरेक्टली स्टार्ट विद द स्लैब रेट्स, पहले स्लैब रेट लिखेंगे, देन सॉल्व करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन हम घर पे भी करके आएंगे। और बुक आपको बता दिया था, यही वाला टाइटल है, गुड वन, ग्रीन कलर का जो टाइटल है, हाँ यही आपने बुक लेनी है, पुरानी मत लीजिएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ क्वेश्चन खोलूंगा आपकी बुक में कुछ और होगा, और टैक्स रेट कुछ और होगा, पुराना होता है हर साल, और इस साल तो चेंज भी बड़ा चेंज था, बड़ा ड्रास्टिक चेंज था न्यू स्कीम को लेके, तो मजा नहीं आएगा हर चैप्टर के अंदर। क्लियर है, चलिए जी। जो लास्ट में बच गया जी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैं SD कॉमर्स, अगर किसी के अंडर रजिस्टर्ड तो होएगा ही ना, तो ये फर्म है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है अपने आप में। जो मैं अपने नाम पे बिजनेस ना करूं, तो अपने नाम पे कर रहा हूं, और कल मैं SD कॉमर्स के नाम पे बिजनेस करूं, तो ना ये HUF, ना फर्म, ना कंपनी, ना AJP BOI,
तो ये आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा? फिर आएगा ही नहीं, इनकम भी देगा, टैक्स भी देगा, उसका टैक्स ही नहीं बनता। दैट्स द पॉइंट। ये चलिए जी, ओके सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।